हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद सपना। आज हमारा रिसर्च का लास्ट पार्ट है एंड ये पार्ट बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। दिस इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट वीडियो क्योंकि हम इसमें सारे ही इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट्स को कवर करेंगे और साथ ही साथ जो टॉपिक्स छूट गए हैं उनको भी हम कवर करेंगे। ये वाली वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। प्लीज़ इस वीडियो को अच्छे से देखना और अच्छे से रिवाइज करना। अगर आपने इससे पहले वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक होगा, आप जाकर सारे वीडियो को देखिए। ठीक है, चलिए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो है इंपॉर्टेंट मेथड्स एंड अप्रोचेस यूज्ड इन क्वालिटेटिव रिसर्च। हमें सबको पता है, हमने रिसर्च के टाइप्स पढ़े थे, उसमें था क्वालिटेटिव रिसर्च एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च। क्वालिटेटिव रिसर्च वो रिसर्च होती है जो एट्रीब्यूट्स के बारे में बात करती है। तो क्वालिटेटिव रिसर्च में हमने कुछ इंपॉर्टेंट मेथड्स और अप्रोचेस अब हमने समझनी है। यहाँ पर सबसे पहले है इन डेप्थ इंटरव्यू। इन डेप्थ इंटरव्यू का मतलब क्या होता है? सिंपली जब हम 1-to-1 इंटरव्यू कंडक्ट कर रहे हैं जहां पर एक टाइम पर एक ही पार्टिसिपेंट इन्वॉल्व है, उसे कहते हैं इन डेप्थ इंटरव्यू। ठीक है। सेकंड है हमारे पास फोकस ग्रुप। तो देखिए बात कर रहा है किसकी? ग्रुप की। तो फोकस ग्रुप का मतलब क्या हुआ? जहां पर कम से कम 6 से 10 के बीच कुछ लोग हैं, वो आपस में डिस्कस कर रहे हैं किसी सब्जेक्ट के ऊपर, सब्जेक्ट मैटर के ऊपर दे आर डिस्कसिंग। दैट इज नोन एज फोकस ग्रुप। ग्रुप ऑफ अराउंड 6 to 10 participants who are usually subject matter experts. The role of moderator is to probe the participants by asking the correct research question so as to collect research related information. यहाँ पे एक मॉडरेटर होता है जो कुछ क्वेश्चंस इनसे कंडक्ट करता है, कुछ क्वेश्चंस इनसे पूछता है और वो लोग क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कशन करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है नरेटिव रिसर्च। सो नरेटिव रिसर्च में क्या होता है? सिंपली नरेट करना, मतलब कि एक तरह से लिटरेचर रिव्यू करना, यानी कि जो सिचुएशंस, जो चीजें ऑलरेडी हो चुकी हैं उसके बारे में सिस्टमैटिक तरीके से आप कोई इंटरप्रिटेशन निकाल रहे हो, उसे कहते हैं नरेटिव रिसर्च। नेक्स्ट है फिनोमोलॉजी। फिनोमोलॉजी का मतलब है जहां पर आप अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हो इंडिविजुअल्स के एक्सपीरियंसेस को। डिफरेंट डिफरेंट इंडिविजुअल्स हैं आपके सामने और आप उनके एक्सपीरियंसेस को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हो, उसे कहते हैं फिनोमिनोलॉजी। द लास्ट वन इज एथनोग्राफी। एथनोग्राफी इज रिलेटेड टू आवर कल्चर। जब आप क्या कर रहे हैं? किसी कल्चर के बारे में स्टडी कर रहे हैं, उसे डिस्क्राइब कर रहे हैं, उसे हम कहते हैं एथनोग्राफी। अ रिसर्चर मे गो एंड लिव इन दैट स्पेसिफिक कम्युनिटी एंड स्टडी द कल्चर एंड देयर एजुकेशनल प्रैक्टिसेस, इसे कहते हैं एथनोग्राफी। नेक्स्ट वी हैव केस स्टडी रिसर्च। केस स्टडी हमें अच्छे से पता है, केस स्टडी का मतलब क्या होता है? जहाँ पे आप इन डेप्थ जाके डिटेल में, ठीक है, डिटेल में जाके किसी भी डेटा को कलेक्ट करते हैं, उसके बारे में स्टडी करते हैं, उसे कहते हैं केस स्टडी रिसर्च। कोई इंसिडेंट हुआ था और उसके बारे में आप काफी टाइम बाद क्या कर रहे हैं? एक रिसर्च कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, दैट इज नोन एज केस स्टडी रिसर्च। नेक्स्ट वी हैव कंटेंट एनालिसिस। तो कंटेंट एनालिसिस का मतलब होता है सिंपली टेक्स्ट एनालिसिस, कि जो भी आपके पास वर्ड्स दिए हैं, जो भी टेक्स्ट हैं, उन्हें आप क्या कर रहे हैं? डिकोड कर रहे हैं। सिंपली डिकोड करना, उन वर्ड्स को एनालाइज करना और उसे एक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन फॉर्म में अवेलेबल करना, दैट इज नोन एज कंटेंट एनालिसिस। द नेक्स्ट वन इज ग्राउंडेड थ्योरी। ग्राउंडेड थ्योरी का मतलब क्या है? ये क्वालिटेटिव अप्रोच है जिसमें हम क्या करते हैं? हम एक थ्योरी को डेवलप करते हैं। हम अपना पूरा रिसर्च कंडक्ट करने के बाद एक थ्योरी को जब डेवलप करते हैं, उसे कहते हैं ग्राउंडेड थ्योरी, जो बेसिक से जनरलाइजेशन की तरफ बढ़ती है। नेक्स्ट वी हैव टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स। तो टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स में देखिए, पहला है इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड सेकंड वन इज डिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट मतलब जो अपने आप में इंडिपेंडेंट है, यानी कि उसे किसी दूसरे से फर्क नहीं पड़ता, वो सिर्फ क्या करेगा? अपना नेचर चेंज करेगा। और डिपेंडेंट वेरिएबल जो डिपेंड करेगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे, यानी कि ये चेंज होगा विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। सो इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम मैनिपुलेटेड या फिर एक्सपेरिमेंटल या फिर ट्रीटमेंट वेरिएबल भी कहते हैं, क्योंकि हम इसको मैनिपुलेट कर सकते हैं, हम इसको चेंज कर सकते हैं। और इसी पे जो चेंज आएगा वो हम चेंज किस में देखेंगे? डिपेंडेंट वेरिएबल में देखेंगे, क्योंकि वो डिपेंड करता है इंडिपेंडेंट पे। फॉर एग्जाम्पल, इन द स्टडी
अबाउट इम्पैक्ट ऑफ कोचिंग ऑन स्टूडेंट परफॉर्मेंस, हमें देखना है कि कोचिंग का क्या इम्पैक्ट पड़ता है स्टूडेंट परफॉर्मेंस में। तो कोचिंग यहाँ पे क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और स्टूडेंट क्या परफॉर्मेंस क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल। क्योंकि जैसे ही मैं कोचिंग्स को अप या डाउन करूंगी, यानी कि मैं एक बहुत अच्छे कोचिंग सेंटर में गई या फिर मैंने कोचिंग सेंटर कोई दूसरा चूज करा, तो उसके चेंज करने से स्टूडेंट की परफॉर्मेंस पे क्या इफेक्ट पड़ता है, ये वेरिएबल्स का रिलेशनशिप हमें दो वेरिएबल्स की हेल्प से पता चलता है। देखिए यहाँ पे एक और एग्जाम्पल है, आप चाहे तो इसको भी पढ़ सकते हैं। मैंने आपको एग्जांपल पहले भी दिया था कि कोई प्लांट है, उसमें हम जो अमाउंट ऑफ वाटर डाल रहे हैं वो उसकी ग्रोथ के लिए डिपेंड करेगा, क्योंकि जो ग्रोथ है वो डिपेंड करेगी किस पे, वाटर पे। तो मैंने आपको ये पहले बता चुका है। फिर आते हैं इंटरवेनिंग वेरिएबल्स। इंटरवेनिंग वेरिएबल्स मतलब होते हैं मीडिएटर वेरिएबल्स, यानी कि ये इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच का एक लिंक क्रिएट करते हैं, एक लिंकिंग का ये काम करते हैं दोनों वेरिएबल्स के बीच में। These are the variables through which one variable affects another variable, and these are helpful to understand the process. Process को और अच्छे से समझने के लिए intervening variables हमारी help करते हैं। नेक्स्ट है एक्सटर्नस वेरिएबल। एक्सटर्नस वेरिएबल क्या होते हैं, जो एक्स्ट्रा है, यानी कि वो जबरदस्ती घुस रहे हैं और वो उससे क्या हो रहा है, हमारे आउटकम पे इफेक्ट पड़ रहा है कुछ ना कुछ। ठीक है, ये रियल लाइफ सिचुएशंस में हम इनकी स्टडी करते हैं। ये डिपेंडेंट वेरिएबल को इफेक्ट करता है, although these are not manipulated by the research. If an external variable is the real reason for an outcome instead of independent variable, it is known as confounding variable. जब आप independent variable और dependent variable की स्टडी करते हैं और बीच में एक एक्स्ट्रा वेरिएबल आ जाए और उस एक्स्ट्रा वेरिएबल की आने की वजह से आपके डिपेंडेंट वेरिएबल में चेंज आ रहा है, तो उसे हम कहते हैं कन्फाउंडिंग वेरिएबल। क्योंकि ये बहुत कंफ्यूजिंग रिलेशनशिप यहाँ पे क्रिएट करता है, इसलिए इसका नाम यहाँ पे कन्फाउंडिंग वेरिएबल पड़ा है। ठीक है, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिया है कि स्मोकिंग है, स्मोकिंग से स्मोकिंग अज्यूम्ड कॉज, ये कॉज है, और यहाँ पे कोरोनरी हार्ट डिजीज, स्मोकिंग करने से हार्ट डिजीज होती है। तो स्मोकिंग यहाँ पे क्या हो गया, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और डिजीज, हार्ट डिजीज क्या हो गई, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, क्योंकि जो ये डिजीज है ये डिपेंड कर रही है स्मोकिंग पे, स्मोकिंग की वजह से ये डिजीज हो रही है। और रिलेशनशिप पे अफेक्ट पड़ रहा है एक्सटर्नल वेरिएबल क्या होगा, एज, एज से फर्क पड़ता है, और स्मोकिंग की एक्सटेंट से फर्क पड़ता है, कितने टाइम से स्मोकिंग कर रहे हैं, ड्यूरेशन से फर्क पड़ता है, डेली एक्सरसाइज से फर्क पड़ता है। तो ये सारे के सारे क्या है, एक्सटर्नल वेरिएबल। और अगर इनसे ज्यादा, यानी कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल से ज्यादा एक्सटर्नल वेरिएबल का इफेक्ट डिपेंडेंट वेरिएबल्स पे पड़ता है, तो हम इसे कहते हैं कंफाउंडिंग वेरिएबल्स। क्यों, क्योंकि ये कंफ्यूजिंग रिलेशनशिप क्रिएट करता है। ठीक है, उसके बाद कुछ वेरिएबल्स होते हैं कैटेगोरिकल एंड कंटिन्यूस। तो कैटेगोरिकल जो हमारे मेजरमेंट्स होते हैं, जो हमें पता है नॉमिनल, ऑर्डिनल, रेशियो, इंटरवल। और उसके बाद हमारे पास फर्दर क्लासिफिकेशन है कांस्टेंट वेरिएबल, जहाँ पर सिर्फ वन वैल्यू होती है, एक ही वेरिएबल होता है। डाइकोटोमस वेरिएबल, जहाँ पे हमारे पास दो कैटेगरीज होती हैं। पॉलीटोमस वेरिएबल, जहाँ पे मोर देन टू कैटेगरीज होती हैं। अब हमारे पास मेजरिंग वेरिएबल्स हैं। जो स्टैटिस्टिक्स के स्टूडेंट्स हैं, यहाँ पे जो कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं, उन्हें पता होगा कि रेशियो, इंटरवल, ऑर्डिनल, नॉमिनल, ये सब चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। इसे हम शॉर्ट में पढ़ते हैं नो आई एम रियल, यानी कि नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल, रेशियो। नॉमिनल जहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ बात करते हैं कैटेगराइजेशन की, सिर्फ और सिर्फ हम किसकी बात करते हैं, कैटेगरी की। हमने कैटेगरी डिस्ट्रीब्यूट कर दी यहाँ पे मेल एंड फीमेल। ठीक है, अब मैं क्या कर रही हूँ, उनको कुछ ऑर्डर दे रही हूँ, यानी कि उन्हें कुछ रैंक दे रही हूँ। जब मैं रैंक की बात करती हूँ तो वो हमारा हो जाता है ऑर्डिनल डेटा। इंटरवल की हम बात करते हैं, जैसे कि मैं कहूँ 0 से 10, 10 से 20, तो मैंने यहाँ पे एक रेंज दे दी, तो ये क्या हो जाता है, इंटरवल। रेशियो, रेशियो जहाँ पर ट्रू जीरो एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है, उसे हम कहते हैं रेशियो डेटा। ये मेजरिंग वेरिएबल्स है, आप इसे कॉमर्स में भी पढ़ेंगे स्टैटिस्टिक्स पोर्शन में। अब हमारे पास है एटीट्यूडनल स्केल। एटीट्यूडनल स्केल का मतलब है जब हम एक क्वेश्चन बनाते हैं और हम एक सैंपल कलेक्ट करना चाहते हैं रिस्पोंडेंट से, तो हम एक क्वेश्चन बनाते हैं और उस क्वेश्चन में हम कुछ क्वेश्चंस फीड करते हैं जो हमारे एटीट्यूडनल स्केल का काम करता है। जैसे कि मैं बात कर रही थी कोचिंग्स का, स्टूडेंट्स के पढ़ाई पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन बनाया कि स्टूडेंट्स से मैं कुछ क्वेश्चंस पूछ रही हूँ और मैंने उनको एक कैटेगरी दे दी। ये कुछ कैटेगरीज हम देख सकते हैं, जैसे कि स्ट्रांगली एग्री, एग्री, अनडिसाइडेड, डिसएग्री और स्ट्रांगली डिसएग्री। ये 5 कैटेगरीज हमने बना रखी है और इस कैटेगरी में अपने क्वेश्चन को डाल रहे हैं। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल है इसकी, जैसे लिकर्ड स्केल, जिसे सबमिटेड रेटिंग स्केल भी कहते हैं। आई डोंट नो इफ दिस पिक्चर इज
क्लियर, बट आई होप आप थोड़ा बहुत समझ सकेंगे कि हमने यहाँ पे क्या करा है, स्टेटमेंट्स बना रखे हैं कि नोज द सब्जेक्ट वेल, क्या आप सब्जेक्ट के बारे में बहुत अच्छी नॉलेज रखते हैं? तो स्ट्रांगली एग्री, एग्री, अनडिसाइडेड, डिसएग्री एंड स्ट्रांगली डिसएग्री, ये हमने कैटेगरीज बनाई है। आप जो भी क्वेश्चंस पुट करेंगे उनके आंसर्स जो भी रिस्पोंडेंट को लगेगा वो उसके आगे टिक करेंगे। तो ये क्या है, हमारा एटीट्यूडनल स्केल, जिसको पहला नाम है हमारा लिकर्ट स्केल। सेकंड है थर्स्टोन स्केल। थर्स्टोन स्केल में हम क्या करते हैं, हम वेट्स देते हैं। वेट्स का मतलब हम उन्हें नंबर्स में असाइन करते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे दे दिया 1 2 3 अप टू 10 रेटिंग्स हम यहाँ पे दे रहे हैं, तो इसे कहते हैं थर्स्टोन स्केल। ठीक है, उसके बाद एक होता है गटमैन स्केल। ये बेसिकली रेशियो के ऊपर डिपेंड करता है और ज़्यादा आपके सिलेबस में है नहीं और डिफिकल्ट भी है डेवलप करना, तो आप इसको छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक वी हैव इज हाइपोथेसिस। सो हाइपोथेसिस ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, एक टेंटेटिव प्रपोजिशन, एक सिंपली अजम्पशन जो आप बनाते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। कोई भी अजम्पशन आप बनाते हैं उसे कहते हैं हाइपोथेसिस। ठीक है, ये इसको आप जनरलाइज भी करेंगे, ये सिंपल होनी चाहिए। वैलिडिटी ऑफ हाइपोथेसिस इज अननोन, अननोन होती है, हमें पता नहीं होता। ज़्यादातर केसेस में हाइपोथेसिस बनता है, स्पेसिफाई करता है एक लॉजिकल रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स, इसे कहते हैं हाइपोथेसिस। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हाइपोथेसिस के टाइप्स। तो पहला है डिस्क्रिप्टिव हाइपोथेसिस। डिस्क्रिप्टिव हाइपोथेसिस का मतलब है इट इज फॉर्मुलेटेड टू डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक। फॉर एग्जाम्पल, प्रेजेंट रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन अर्बन एरियाज ऑफ इंडिया इज 10%। एग्जाम्पल यह है, सिंपली एक हाइपोथेसिस बना रहे हैं, एक स्टेटमेंट आप दे रहे हैं कि डिस्क्रिप्टिव हाइपोथेसिस में क्या है, आपने एक स्टेटमेंट बनाया कि प्रेजेंट रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट अर्बन एरियाज में क्या है, सिंपली 10%। वही रिलेशनल हाइपोथेसिस। रिलेशनल हाइपोथेसिस का मतलब है जहाँ पे आप दो वेरिएबल्स के बीच का रिलेशनशिप देख रहे हैं। सिंपली, पेरेंट्स रिसाइडिंग इन अर्बन एरियाज स्पेंड मोर मनी ऑन द एजुकेशन ऑफ देयर चिल्ड्रन, यहाँ पे एग्जाम्पल ले लिया। एक्सप्लेनेटरी हाइपोथेसिस होता है जो कॉज एंड इफेक्ट की बात करता है, यानी कि जब सैलरी इंक्रीज होगी तो जो फूड आइटम्स पे खर्चे हैं वो भी इंक्रीज होंगे। तो कॉज क्या था, कॉज यहाँ पे था कि सैलरी बढ़ेगी, तो इसीलिए हमारे खर्चे भी बढ़ेंगे। ये हमने क्या देखा, इफेक्ट देखा, है ना। तो सिंपली क्या है, कॉज एंड इफेक्ट की जब बात करते हैं ये हमारा कहलाता है एक्सप्लेनेटरी हाइपोथेसिस। देन द नेक्स्ट हाइपोथेसिस, नल हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस एक ऐसा हाइपोथेसिस है जो कहता है कि दो वेरिएबल्स के बीच में, यानी कि दो जो भी हम वेरिएबल्स की स्टडी कर रहे हैं उनके बीच में कोई भी डिफरेंस नहीं है। There is no difference between certain characteristics of a population or data generating process, और इसको हम कहते हैं नल हाइपोथेसिस, जिसे हम डिनोट करते हैं HO से। सिंपली नल हाइपोथेसिस वो होती है जो सिंपली हम अज्यूम करते हैं, जिसको हम प्रूव करने की कोशिश करते हैं। अगर वो गलत हो जाती है तो हम एक नेक्स्ट ऑल्टरनेटिव चूज करते हैं, जिसे हम कहते हैं ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। तो ये वो हाइपोथेसिस होती है जिसे रिसर्चर ट्राई करने की, प्रूव करने की कोशिश करता है। क्योंकि यहाँ पे तो हमने क्या करा, हमने एक स्टेटमेंट बना लिया, अब वो स्टेटमेंट सही है गलत है ये हमें नहीं पता, हम उसको प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस मानेंगे। अगर ये सही है, अगर नल हाइपोथेसिस सही है तो फिर तो हमें आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता, मोस्ट ऑफ द केसेस में आपकी नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाती है, इसीलिए हम लोग अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस की तरफ बढ़ते हैं। इसे H1 या फिर HA से डिनोट किया जाता है। यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है कि फर्टिलाइजर्स, बायो फर्टिलाइजर्स का प्लांट ग्रोथ पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो एक हाइपोथेसिस बनाया कि कोई भी प्लांट की ग्रोथ पे कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। ये जो हाइपोथेसिस था ये रिजेक्ट कर दिया गया, इसीलिए हमें ऑल्टरनेटिव की तरफ जाना पड़ा कि इंक्रीज प्लांट ग्रोथ इंक्रीज होती है बायो फर्टिलाइजर्स को यूज करने से। नेक्स्ट हमारे पास आती है डायरेक्शनल और नॉन डायरेक्शनल। तो डायरेक्शनल होती है जो दो वेरिएबल्स के बीच का डायरेक्शन बताती है, जैसे कि पॉजिटिव जब दोनों एक ही डायरेक्शन में हो, या फिर नेगेटिव जब दोनों डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो। नॉन डायरेक्शन मतलब जहां पर कोई भी डायरेक्शन नहीं है, कोई भी रिलेशन नहीं है, उसे कहते हैं नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस। नेक्स्ट टॉपिक वी हैव डेटा कलेक्शन, मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग डेटा। ये हम सबको पता है, प्राइमरी डेटा होता है, सेकेंडरी डेटा होता है, हम बहुत अच्छे से जानते हैं। तो थोड़ा थोड़ा इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। सो प्राइमरी डेटा मतलब जिसको हम फर्स्ट टाइम कलेक्ट कर रहे हैं। मैं किसी पर्सन को ऑब्जर्व करके उससे डेटा कलेक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ, ये मेरा प्राइमरी डेटा है। इसके और भी टाइप्स जैसे आप इंटरव्यू, मैं किसी का इंटरव्यू कंडक्ट कर रही हूँ, उससे क्वेश्चनर फिल करवा रही हूँ, स्केड्यूल फिल करवा रही हूँ, ये सारे के सारे मेथड्स हैं हमारे प्राइमरी डेटा के।
लेकिन अगर मैं बात करूं सेकेंडरी सोर्सेज की, तो सेकेंडरी सोर्सेज हम क्या करते हैं, हम ऑलरेडी पब्लिश्ड डेटा को यूज करते हैं। जैसे कि आपके पास हो गई बुक्स, आपके पास जर्नल्स हो गए, आपके पास सेंसस हो गए, गवर्नमेंट पब्लिकेशंस हो गए, ये सारे के सारे आपके क्या कहलाते हैं, सेकेंडरी सोर्सेज। तो मुझे नहीं लगता इस टॉपिक पे ज्यादा डिस्कस करने की जरूरत है, बिकॉज ये बहुत ही कॉमन टॉपिक है और हम पहले भी इस टॉपिक को कई बार पढ़ चुके होंगे। तो इस टॉपिक पे ज्यादा टाइम ना लगाते हुए मैं बढ़ती हूँ सैम्पलिंग मेथड्स की तरफ। तो सैम्पलिंग टेक्निक्स, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग जिसे हम रैंडम सैम्पलिंग भी कहते हैं, जहां पर हर एक आइटम के इक्वल चांसेस होते हैं सेलेक्ट होने के, उसे कहते हैं प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। वही नॉन प्रोबेबिलिटी मतलब नॉन रैंडम, जहां पर आपके पास इक्वल चांसेस नहीं है। तो यहाँ पर टाइप्स आते हैं सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, सिंपल आपने रैंडमली किसी भी पर्सन को उठा लिया, सिंपल रैंडम। सिस्टमैटिक मतलब एवरी nth नंबर आप ले रहे हैं, है ना, तो वो जाता है सिस्टमैटिक। स्ट्रेटिफाइड मतलब आप ग्रुप्स बना रहे हैं और उन ग्रुप्स को उठा रहे हैं। क्लस्टर मतलब कि आप ग्रुप्स के इंडिविजुअल आइटम्स को उठा रहे हैं, आपने इस ग्रुप का एक आइटम उठाया, इस ग्रुप का एक आइटम उठाया और एक पूरा का पूरा क्लस्टर बना दिया। एरिया सैम्पलिंग मतलब जहां पर आप पर्टिकुलर एरिया को ले रहे हैं और उसके ऊपर आप सैंपल्स कलेक्ट कर रहे हैं। मल्टी स्टेज सैम्पलिंग मतलब कि पहले एक स्टेज में आपने से सैंपल्स कलेक्ट किए, फिर उन सैंपल्स में से आप कुछ सैंपल्स निकाल रहे हैं और फाइनली एक सैंपल आपका तैयार हो रहा है। तो स्टेजेस बन रही हैं और तब जाके आप सैंपल्स कलेक्ट कर रहे हैं। वही नॉन रैंडम में जजमेंटल सैम्पलिंग आती है, जैसे आपने शोज देखे होंगे जहाँ पे जजेस बैठते हैं, तो वो क्या करते हैं, अपना जजमेंट देते हैं, तो वो अपना वो सैंपल्स उनके सामने है, आप उनको जज कर रहे हैं सिंपली। तो जजमेंट सैम्पलिंग का मतलब है कि आप सैंपल्स को खुद के नजरिए से जज कर रहे हो। कन्वीनियंस सैम्पलिंग मतलब आप अपनी इच्छा से, अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग किसी भी चीज को चूज करते हो। कोटा सैम्पलिंग मतलब कोटास, यानी कि आप फिक्स कर देते हो कुछ परसेंटेज। पैनल सैम्पलिंग, पैनल का सैम्पलिंग होता है जहाँ पे एक पैनल बैठाया जाता है, ग्रुप ऑफ पर्संस होते हैं और वो सैंपल्स को कलेक्ट करते हैं। स्नोबॉल सैम्पलिंग, स्नोबॉल सैम्पलिंग भी एक तरीके की नॉन रैंडम सैम्पलिंग है, जहाँ पर जैसे कि आपने सुना होगा मल्टी लेवल मार्केटिंग का सिस्टम सुना होगा कि दो पार्टीज हैं और फिर इनके अंदर भी आपने तीन पार्टीज को जोड़ना है, इस तरीके से आपने सुना होगा। तो ये यहाँ पर मैंने एग्जांपल्स दिए हुए हैं, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, सिस्टमैटिक के, स्ट्रेटिफाइड क्लस्टर के एग्जांपल्स दिए हैं। अच्छा, स्ट्रेटिफाइड एंड क्लस्टर में बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होती है। तो स्ट्रेटिफाइड में सिंपल है, आप ग्रुप को उठा रहे हैं। अब आप ग्रुप को उठा रहे हैं, वो ग्रुप कैसा है, होमोजीनियस। तो उसमें सिंपली है होमोजीनियस विद इन सब ग्रुप्स एंड हेट्रोजीनिटी बिटवीन सब ग्रुप्स। और क्लस्टर में क्या होता है, ग्रुप्स के अंदर हेट्रोजीनिटी होती है, मतलब ग्रुप्स के अंदर जो लोग हैं वो डिफरेंट हो सकता है, कुछ कॉमर्स के हों, कुछ आर्ट्स के हों, कुछ साइंस के हों, है ना। और इसमें से अब आप कुछ पीपल्स को कलेक्ट कर रहे हैं, जैसे कि कॉमर्स के लोगों को आपने सारे को एक ग्रुप में डाल दिया, तो ये क्या हो जाता है, होमोजीनिटी बिटवीन सब ग्रुप्स। तो इस तरीके से ये बन जाता है। नेक्स्ट मल्टी स्टेज सैम्पलिंग, ये भी मैंने आपको बता दिया, समझा दिया। कन्वीनियंस स्नोबॉल, ये मैंने एग्जांपल दिया आपको। कोटा सैम्पलिंग आपने फिक्स कर दिया। पर्पसिव, कन्वीनियंस, ये सब चीजें हैं। नेक्स्ट है हमारे पास रिसर्च प्रपोजल। तो रिसर्च प्रपोजल बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रिसर्च प्रपोजल का मतलब है आपने जो भी रिसर्च के लिए टॉपिक चूज किया है, आप उसके लिए प्रपोजल रख रहे हो किसी के सामने, किसी को आप डिटेल डिस्क्रिप्शन दे रहे हो कि आप किस तरीके से अपनी रिसर्च को कंडक्ट करेंगे और उस रिसर्च में आप क्या क्या काम करने वाले हैं। सिंपली एक ऐसा डॉक्यूमेंट, एक ऐसा समरी जिसमें इंफॉर्मेशन होती है आपके प्रोजेक्ट की। क्या क्या इंफॉर्मेशन होती है, पहला है आप स्पेसिफिक इस अपने प्रोजेक्ट की नीड को स्पेसिफाई करेंगे कि क्यों आप इस प्रोजेक्ट पे काम करना चाहते हैं, उसके बेनिफिट्स बताएंगे, बताएंगे कि आप डेटा किस तरीके से कलेक्ट करेंगे, फिर आपके एनालिसिस का तरीका क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन में या फिर सोसाइटी में इसका क्या कंट्रीब्यूशन हो सकता है, इसका ड्यूरेशन कितना रहेगा, और इसके लिए प्रोफाइल एंड क्रेडेंशियल ऑफ द प्रपोजर्स, प्रपोजर्स की प्रोफाइल वगैरह आपने कितनी विजिट की है, ये सारी चीजें आपको इसमें देखने को मिलेंगी। नेक्स्ट है हमारे पास रिसर्च रिपोर्ट। रिसर्च रिपोर्ट, रिपोर्ट हम कब करते हैं, एट द एंड। आप किसी को रिपोर्टिंग कर रहे हैं, मतलब कि आपने अपनी रिसर्च से क्या फाइंडिंग्स करी हैं वो आप जब बताने की कोशिश कर रहे हैं, दैट इज नोन एज रिसर्च रिपोर्ट। राइटिंग अ रिपोर्ट इज द लास्ट एंड फॉर मैनी दो मोस्ट डिफिकल्ट स्टेप of the research process. The report informs that the world what you have done, what you have discovered and what conclusions you have drawn from your findings. ये सारी की सारी चीजें आपको अपने रिपोर्ट में शो करनी पड़ती हैं। तो यहाँ पे कुछ मैंने आपको ये इमेजेस दे रखी हैं। पहला जैसे टाइटल पेज है, टाइटल पेज आपको इस तरीके से बनाना होता है, जहाँ पे आप टाइटल लिखेंगे, नेम लिखेंगे और रिसर्चर का आप पर्पस लिखेंगे, पब्लिकेशन की डेट लिखेंगे, ये सारी चीज़ें आती हैं। फिर टेबल ऑफ कंटेंट्स आते हैं, क्या क्या चीज़ें आपने अपने रिसर्च में डाली हैं, कितने चैप्टर्स हैं, क्या क्या इंट्रोडक्शन है, पूरा का पूरा जो आपने मेथड पढ़ा है सारा वही चीज़ें आएगा। उसके बाद लिस्ट ऑफ टेबल्स आती हैं,
कितने भी जो भी आपने टेबल्स यूज करी हैं, इनकी फिगर्स यूज करी हैं डेटा एनालिसिस के टाइम पे, डेटा कलेक्शन के टाइम पे, उनको आप सिस्टमैटिक तरीके से पेज वाइज लगाएंगे और उसके लिए एक लिस्ट ऑफ टेबल बनाएंगे जिसमें आप सारी इंफॉर्मेशन को फिल करेंगे। कुछ एक्नॉलेजमेंट का सेक्शन होता है। एक्नॉलेजमेंट के सेक्शन में आपने क्या करना होता है, सबको ग्रीट करना होता है, सबको आपने आपको बताना होता है आप कितने ग्रेटफुल हैं, किस किस लोगों ने आपकी हेल्प करी है, वो सारी चीज़ें आपको मेंशन करनी है। उसके बाद थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क ऑफ एंड रिव्यू ऑफ लिटरेचर, यानी कि बैकग्राउंड में क्या क्या ऑलरेडी रिसर्च हो चुकी है उसके बारे में आप इसमें मेंशन करेंगे। रिसर्च डिजाइन, यानी कि किस तरीके से आपने रिसर्च को कंडक्ट करने वाले एक ब्लूप्रिंट आपने जो तैयार किया होगा वो आपको यहाँ पे शेयर करना होगा। डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, डेटा आपने जो भी कलेक्ट किया है उसे आप एनालिसिस करके बताएंगे और बताएंगे कि उस डेटा से आपने क्या समझा है, उसका इंटरप्रिटेशन आप करेंगे। लास्ट में समरी एंड कंक्लूजन, एट द एंड आपने बताना होगा कि क्या इससे रिजल्ट निकल के आया है, समरी क्या निकल के आई है, क्या कंक्लूजन निकल के आया है, फाइंडिंग्स आपने क्या करी है अपनी रिसर्च के थ्रू। रिकमेंडेशंस, अगर आपको लगता है आपकी रिसर्च में कुछ कमियां हैं तो आप किसी दूसरे को रिकमेंड कर सकते हो कि किसी दूसरे को ये कैसे हेल्पफुल करेगी, और सजेशन आप दे सकते हैं क्योंकि रिसर्च एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, कभी खत्म नहीं होती। अगर आपने किसी एक टॉपिक पे रिसर्च होते हुए देखी है तो उस टॉपिक में हो सकता है कुछ पढ़ने के बाद आपको कुछ नया मिल जाए, तो इसीलिए सजेशंस आप फर्दर रिसर्चर्स को दे सकते हैं कि और इसमें क्या काम किया जा सकता है। नेक्स्ट हमारे पास है लिस्ट ऑफ रेफरेंसेस। लिस्ट ऑफ रेफरेंसेस या फिर बिब्लियोग्राफी। तो लिस्ट ऑफ रेफरेंसेस में क्या होता है, आपने कहाँ कहाँ से कुछ वर्डिंग्स को या फिर कुछ डेफिनेशंस को लिया है आपको वो मेंशन करना होगा। साथ ही साथ आपको बिब्लियोग्राफी, यानी कि आपने जो बुक्स ली हैं, जिन बुक से आपने, रेफरेंसेस तो बहुत सारी हो सकती है लेकिन बिब्लियोग्राफी एक पर्टिकुलर कुछ नाम होंगे जो आपने स्पेसिफाई लिए होंगे। देखिए रेफरेंस के लिए आप कई बुक्स पढ़ते हैं लेकिन सारी बुक्स की इन्फॉर्मेशन आप अपनी रिसर्च में नहीं डालते, आप सिर्फ वही रिसर्च डाल के टॉपिक्स को डालते हो जो आपके थीसिस लिखने के लिए, आपकी जो आपकी रिसर्च के लिए रेलिवेंट होती है, तो उनको आप बिब्लियोग्राफी में मेंशन करते हैं। लास्ट में हमारे पास होता है अपेंडिसिस। अपेंडिसिस मतलब जो भी क्वेश्चनर्स और इंटरव्यूज आपने कंडक्ट करे हैं, कंस्ट्रक्ट करे हैं, उन सारी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन आपको बताता है और ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन देता है। और लास्ट में हमारे पास टॉपिक आता है सर्टिफिकेट। आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है जिसमें लिखा जाता है कि हाँ ये रिसर्च आपने कैरी करी है, आपने इसमें काम किया है, इतने ईयर में कंप्लीट हुई है, क्या आपके रिसर्चर का नाम है, प्रिंसिपल एंड डेट है सॉरी, प्लेस एंड डेट, ये सारी चीज़ें आपको इसमें मेंशन करनी होती है। थोड़ा सा एडिटिंग की वजह से आई गेस यहाँ पर कुछ दिक्कत हो गई है, बाकी सब कुछ सेम है, थोड़ा काम इसमें रह गया था मेरे ख्याल से, तो वो एडजस्ट कर लीजिएगा आप थोड़ा। नेक्स्ट है हमारे पास थीसिस एंड डिजर्टेशन। तो थीसिस एंड डिजर्टेशन का डिफरेंस हम एक बार देख लेते हैं। थीसिस का मतलब क्या होता है, देखिए दोनों एक ही चीज़ है, बस दोनों का जो डिफरेंस है वो ये है कि आप किस लेवल पे कर रहे हैं। जैसे थीसिस है एक ऐसा कंसेप्ट या थ्योरी है जिसे पर्टिकुलरली डिस्कशन इंडिकेटिंग द स्टूडेंट्स नॉलेज अबाउट द टॉपिक, किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे स्टूडेंट्स डिस्कस कर रहे हैं उसे कहते हैं थीसिस। डिसर्टेशन एक लेंथन रिटर्न रिसर्च वर्क होता है जो डिटेल्ड में होता है, जो स्पेसिफिक रिसर्च क्वेश्चन के बारे में बात करता है जो किसी स्टूडेंट ने चूज करी है। तो थीसिस एक तरह से शॉर्ट हो सकती है और डिसर्टेशन बहुत ही ज़्यादा डिटेल्ड में होती है। तो यहाँ पर एक हाइपोथेसिस यहाँ पे बनता है और यहाँ पे हम उस हाइपोथेसिस को डिस्क्राइब करते हैं। थीसिस आपकी मेनली मास्टर डिग्री के टाइम पे की जाती है और जब डॉक्टरेट प्रोग्राम में आप होते हैं अब आप डिसर्टेशन लिखते हैं। थीसिस आपकी 100 पेजेस या उससे ज़्यादा हो सकती है, डिसर्टेशन आपकी फ्यू 100 पेजेस एक ही होती है। टू टेस्ट द कैंडिडेट्स अंडरस्टैंडिंग द नॉलेज इन द स्पेशलाइजेशन सब्जेक्ट एंड टू टेस्ट द कैंडिडेट्स एबिलिटी टू अंडरटेक इंडिपेंडेंट रिसर्च एंड अंडरस्टैंड द सब्जेक्ट। ठीक है, तो ये हो गया। अब हमारे पास है फॉर्मेट एंड स्टाइल्स। रेफरेंस के स्टाइल्स होते हैं कि हम किस तरीके से रेफर करेंगे। अब ऐसे तो है नहीं सीधा हम ऑथर का नाम लिख देंगे कि हाँ मैंने लिख दिया फाइनेंस के लिए आई एम पांडे, ऐसा नहीं, लिखने का एक तरीका होता है। वो तरीका क्या है, सेट ऑफ रूल्स जो बताए गए हैं जिसमें आप किस तरीके से किसी के काम को एक्नॉलेज करोगे उसका एक तरीका है। क्या तरीका है, यहाँ पे दो गाइडलाइंस यूज की जाती है, एक आती है MLA मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन और दूसरी आती है अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन APA। तो इन गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ही आपको काम करना होता है। यहाँ पे देखिए मैंने फुल फॉर्म दे रखी है, तो एग्जांपल देखिए APA का कैसे लिखा है, पहले आपका ऑथर का नाम आएगा, ठीक है, फिर उनका जो भी जो भी आपके पास उनका क्या कहते हैं इनिशियल नाम वगैरह है, उनकी पूरा सरनेम है, वो सारी चीज़ें आएंगी और फिर उनका आएगा टाइटल ऑफ द आर्टिकल आएगा, टाइटल ऑफ पीरियोडिकल आएगा, वॉल्यूम नंबर आएगा, इश्यू नंबर, पेजेस एंड DOI, ये सब चीज़ें आएंगी इस तरीके से। फिर है MLA। MLA में क्या होता है, पहले ऑथर आता है, ठीक है, ऑथर का फर्स्ट नेम,
टाइटल आर्टिकल, फिर जर्नल का टाइटल, इशू कब हुआ है, वेब नेम ऑफ डेटाबेस, वेब डेटा, डेट ऑफ एक्सेस, ये सारी की सारी चीज़ें आती हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर केपीए स्टाइल मेनली कहाँ यूज़ किया जाता है, सोशल साइंसेस की बात होती है, और एमएलए जहाँ ह्यूमैनिटीज़ की बात होती है। ठीक है, एपीए स्टाइल इटैलिक्स में होता है, एमएलए स्टाइल में अंडरलाइन तरीके से काम किया जाता है और सारे वर्ड्स को कैपिटलाइज लिखा जाता है। यहाँ पे जो सोर्स पेज है उसे रेफरेंस की तरह यूज़ किया जाता है, यहाँ पे सोर्स पेज को वर्क साइटेड के नाम से यूज़ किया जाता है। यहाँ सिर्फ लास्ट नेम ऑथर का हम यूज़ करते हैं, यहाँ हम पूरा फुल नेम यूज़ करते हैं। किस तरीके से लिखते हैं, ऑथर का नेम आएगा, ईयर आता है और पब्लिकेशन आता है। यहाँ पे सिर्फ ऑथर का नाम आता है और पेज नंबर आता है। कॉमर्स यूज़ किए जाते हैं इन टेक्स्ट में, और यहाँ पे कोई भी कॉमर्स का यूज़ नहीं किया जाता। और लास्ट में मैंने यहाँ पे एक और आपको ये दिया हुआ है थीसिस एंड आर्टिकल के लिए। ठीक है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। तो यहाँ पर हमारा रिसर्च कंप्लीट हो चुका है, पूरे सारे टॉपिक्स को मैंने कवर किया है। आप इसकी पूरी प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा, और ये वाला वीडियो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें हमने थोड़ा डिटेल में डिस्कशन करा है। सो यहाँ पर रिसर्च हमारा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट यूनिट हम देखेंगे कौन सी स्टार्ट करते हैं। सो अपनी प्रिपरेशन आप करते रहिए, बहुत ही जल्द आपका एग्जाम कंडक्ट हो जाएगा। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही। आपको अगर वीडियो पसंद आई हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सो अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।